हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। माई सेल्फ शुभम सर। पिछले क्लास में हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन के इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ रहे थे और इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। हमें आज क्या क्या पढ़ाना है, पहले हम क्या क्या पढ़े थे वो पहले देख लेना। हमने क्या कहा था इंट्रोडक्शन में, सारे के सारे स्टेप बाय स्टेप चल रहे थे। अब उसी स्टेप को इलेबोरेट करेंगे हम आगे चल करके और बारी बारी से। तो उसमें पहला एनसीईआरटी का टॉपिक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाने जा रहे हैं। ध्यान से आप पुरानी चीज़ें रिवाइज़ करते रहिए, तब तक हमारा डायग्राम भी बन जाएगा और आप लोग का रिवाइज भी हो जाएगा। तो यानी हमारा क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमें पढ़ाना है और हमें करना क्या है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमें एक तरफ से तरफ डायग्राम बनाना है। ध्यान से देखते रहिए आप डायग्राम भी कैसे बनेगा। ये वेरी इजी है, आपको बनाना सिखा भी दे रहे हैं हम, केवल आप डायग्राम देखते रहिए बारी बारी से। ये हमने क्या किया, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा रहे हैं। ये हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड में बना रहा हूँ। ये हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, सेमाइनल वेसिकल्स बना दे रहे हैं। ये हमारा सेमाइनल वेसिकल्स रहा, ठीक है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, कॉपर्स ग्लैंड बता दिया। ये हमारा कॉपर्स ग्लैंड हो गया। अब यहाँ से क्या करना है, हमें एक स्क्रोटम बनानी है सिंपल सी, और यहाँ पे एक हमें टेस्टिस बनाना है। फिर ये डायग्राम हमारा कुछ इस तरीके से बनता चला जाएगा। फिर आगे हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये हमारा वास डिफरेंस हो गया। क्या हो गया, वास डिफरेंस। एक्चुअली में ये पेयर में पाया जा रहा है, लेकिन हम एक तरफ बना रहे हैं, आपको ये ध्यान रखना है। क्योंकि क्या है कि इस तरफ भी हमें लेबलिंग करनी है। तो मैं जितने भी पेयर होंगे वो मैं बता दूंगा कौन कौन से पेयर में है, कौन कौन से पेयर में नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या है, ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर है। ये हमारा क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है। फिर ये हमारा क्या है, वॉश डिफरेंस है। क्या है, वॉश डिफरेंस है। फिर ये हमारा क्या है, ये हमारा यूरेटर है। ये हमारा यूरेथ्रा हो गया। ये हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया। क्या हो गया, प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया। ये हमारा सेमाइनल वेसिकल्स, सेमाइनल वेसिकल। ये हमारा कॉपर्स ग्लैंड। क्या हो गया, कॉपर्स ग्लैंड। ये तीनों के तीनों हमारे एसेसरी ग्लैंड में आते हैं। किस में आते हैं, एसेसरी ग्लैंड में आते हैं, ठीक है। ये हमारे पेनिस हो गए और ये हमारा ग्लांस पेनिस। ये यहाँ पे हमारे एपिडिडाइमिस है। ये इसको हम एपिडिडाइमिस बोलेंगे। ये हमारा स्क्रोटम। एनसीईआरटी से थोड़े बहुत डायग्राम आपको दिखेंगे कि अलग हैं और थोड़ा एक्स्ट्रा बना दिया है हमने लेबलिंग करते वक्त। तो ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर है। हमने ये देखा है कि यहाँ पे हमारे यूरेथ्रा जो हैं वो दो तरीके से बनाए हैं। एक यूरिनरी ब्लैडर हमने बनाया, यूरिनरी ब्लैडर से जस्ट यहाँ पे क्या होता है कि यूरेथ्रा खुल जाता है। तो सबसे ऊपर वाला यूरेथ्रा कहलाता है मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। क्या कहलाता है ये, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। यहाँ पे जो आप यूरेथ्रा देख रहे हैं एक्चुअली में ये पेनाइल यूरेथ्रा है। हमें इतना ज़्यादा डिटेल में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। यूरेथ्रा हमें बहुत सारे टाइप के होते हैं, 3
कंसिस्ट ऑफ 3 यूरेथ्रा। पहला हमने क्या बताया, पेनाइल, मेम्ब्रेनस, और एक होता है प्रोस्टेटिक यूट्रिकल्स। ये हमें याद नहीं रखना, तो हमें ये क्या करना है, यूरिनरी ब्लैडर को बताना है, एक तरफ से एक तरफ हमें बताने हैं। अब अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जानकारी रखें, हम यहीं से अपना स्टार्ट करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। वही पुराना आइटम हमें लिखना है, इट कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, इट कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में हम क्या लिखेंगे, टेस्टिस के बारे में। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बारे में हम एग्जांपल क्या लिखेंगे, इनका क्या है, टेस्टिस है। टेस्टिस को छोड़ करके बाकी सारे के सारे किस में आएंगे, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में आएंगे। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में आप बताइए क्या क्या आ सकते हैं। कहोगे सर जी आप वास्ट डिफरेंस लिख लीजिए, ठीक है। आप कहोगे एपिडिडाइमिस लिख लीजिए, आप कहोगे पेनिस लिख लीजिए, और एसेसरी ग्लैंड लिख लीजिए, और बाकी भी हैं, ठीक है। ये एसेसरी ग्लैंड, बाकी के बारे में एक तरफ से एक तरफ हम चर्चा करते रहेंगे। तो सबसे पहले हम टेस्टिस के बारे में चर्चा करते हैं ना। आप आराम आराम से एक तरफ नोट डाउन भी करते जाइएगा, हम साथ साथ में डिफिनीसन बोलते जाएंगे, आप लोग लिखते भी जाइएगा, ठीक है। तो टेस्टिस के बारे में ये हम मिटा दे रहे हैं, केवल हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं टेस्टिस के बारे में। एक एक डायग्राम, आप हमारे डायग्राम को समझिए, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। तो टेस्टिस के बारे में देखिए क्या है, ये हम ये एक टेस्टिस बना रहे हैं स्ट्रक्चर। आपको लगेगा कि ये पूरी तरीके से स्फेयर नहीं है, तो जाहिर सी बात है ओवल शेप्ड है, तो इसमें क्या लिखेंगे, ओवल शेप्ड लिखेंगे। अब इनके बारे में बताया गया है कि इनकी लंबाई के बारे में, तो ये इनकी जो लेंथ होती है ये 4 to 5 सेंटीमीटर लेंथ होती है, और ये 2 to 3 सेंटीमीटर, ये ठीक है। अब बात आती है इनके अंदर, अब ये आप लिख लीजिएगा, अभी ये मिटा देंगे, आपको बाद में पता चलेगा ना, आप लिखते जाइए। फिर इसके बाद क्या किया है कि टेस्टिस के पास बहुत सारे कंपार्टमेंट पाए जाते हैं, और ये आउटर मोस्ट कवरिंग से घिरी होती है 3 कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। और वो भी कैसे टिश्यू, डेंसली पैक्ड टिश्यू। हम तीनों के तीनों नाम लिख दे रहे हैं। तो ये क्या किया है, हम चारों तरफ से एक एक डेंसली पैक्ड टिश्यू से हम कर रहे हैं। ये एक टिश्यू हो गया। फिर उसके बाद हमारे क्या हुआ, एक और टिश्यूज़ आ रही हैं इनके ही अंदर, और ये ऐसे ही डिवाइड होती रही हैं, ये ऐसे ही डिवाइड होती चली जाएंगी, ठीक है। ये क्लियर हो गया हमारा। अब इनके बीच में क्या होता है कि मैं ये ब्लैक वाला कुछ इस तरीके से बता दूँ, लेयर ये अंदर ही अंदर ऐसे ऐसे लेयर गई होती हैं इनके आसपास। अब आउटर मोस्ट लेयर को हम नाम देते हैं ट्यूनिका वेजिनेलिस, याद रखना हमें नाम, ट्यूनिका वेजिनेलिस। दूसरी वाली ब्लैक वाले को हमने क्या लिखा है, ट्यूनिका वेस्कुलोसा, ठीक है। और रेड वाले को हमने क्या बताया है, ट्यूनिका एल्बुजीनिया, एल्बुजीनिया। ये तीनों नाम याद रखने हैं। एनसीईआरटी ने क्या लिखा है साफ साफ कि टेस्टिस इज कवर्ड विद डेंसली पैक्ड टिश्यूज़। उन्होंने नाम तीनों नहीं लिखे हैं, ट्यूनिका वेजिनेलिस, ट्यूनिका वेस्कुलोसा एंड ट्यूनिका एल्बुजीनिया। होता क्या है कि हमारी जो आधी ज़िंदगी होती है वो सेटिंग पे बैठती है, सेटिंग से चल रही है। क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेयर इज प्रेजेंट इन वजाइना या फिर पेनिस या फिर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो हमारे ऑप्शन में दिया जाता है ट्यूनिका वेजिनेलिस, ट्यूनिका वेस्कुलोसा, ट्यूनिका एल्बुजीनिया। तो हमने क्या कहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो हमें अगर यहाँ पे ट्यूनिका वेजिनेलिस दिख जाती है तो हमें लगता है कि सेटिंग बैठ गई, वजाइना से मिलता जुलता स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो हम डायरेक्ट फीमेल में मार करके चले जाते हैं और प्राउड करते भी हैं कि हाँ हमने आंसर सही मारा है। लेकिन हमें ये याद रखना है कि ट्यूनिका वेजिनेलिस इज़ अ पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नॉट अ फीमेल। तो यहाँ पे हम इनको डिलीट कर रहे हैं, ठीक है, इरेज कर दे रहे हैं, क्योंकि आगे और बहुत डायग्राम बनाने हमें। तो ये लेयर हमें याद रखने हैं,
ट्यूनिका वेजिनेलिस, ट्यूनिका वेस्कुलोसा एंड ट्यूनिका एल्बुजिनिया। अब होता क्या है कि जो इनर लेयर होती है वो बहुत सारे कंपार्टमेंट में डिवाइड हो जाती है। इनर लेयर क्या है हमारी? एल्बुजिनिया। एल्बुजिनिया की जो लेयर होती है वो क्या करती है? टेस्टिस को बहुत ही कंपार्टमेंट डिवाइड करती है और उस कंपार्टमेंट को हम नाम देते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। मैंने क्या नाम दिया? टेस्टिकुलर लोब्यूल। और एक टेस्टिस के अंदर लगभग 250 to 300 इतने क्या होते हैं नंबर में पाए जाते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। और अगर कहेंगे अंडरलाइन की बात करेंगे तो अंडरलाइन हम 250 को करेंगे। कहीं कहीं बुकों में 200 to 250 लिखा है, 250 to 300, तो कॉमन हमें ये दिख रहा है, तो यानी हमें आंसर क्या होगा हमारा? 250। तो 250 कंपार्टमेंट पाए जा रहे हैं और ये कंपार्टमेंट डिवाइड हो रहे हैं, उनको हमने क्या नाम दिया? टेस्टिकुलर लोब्यूल नाम दिया। टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर क्या होते हैं कि बहुत सारे सेमनीफेरस ट्यूबुल पाए जाते हैं। बहुत सारे क्या? 2 से 3 ले लो। हमने यहाँ पे एक ही बनाया है, कहीं कहीं 2 बनाया है, कहीं कहीं 3 बनाया है, ठीक है। अब इनको क्या किया गया है? यही कंपार्टमेंट को डिवाइड किया गया है और इसी कंपार्टमेंट में डिवाइड करने से क्या है? ये लेयर ऐसे से घिर रही है ना। हमने क्या किया कि ये सेमनीफेरस ट्यूबुल बनाया। क्या बनाया हमने? ये हमारा सेमनीफेरस ट्यूबुल है और सेमनीफेरस ट्यूबुल की संख्या एनसीईआरटी ने साफ साफ लिखी है 1 2 3, 2 नहीं 1 2 2O TO ना। फिर उसके बाद आया है कि हमारे सेमनीफेरस ट्यूबुल में क्या होता है कि स्पर्म का फॉर्मेशन यहीं पे होता है। अगर मैं आपसे पूछूं साइट फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस तो मैं क्या नाम दूंगा? सेमनीफेरस ट्यूबुल। क्यों? क्योंकि क्या है कि स्पर्म का फॉर्मेशन यहीं पे होता है। अभी मैं बताऊंगा स्पर्म का फॉर्मेशन के बारे में, ठीक है। तो सेमनीफेरस ट्यूबुल के अंदर क्या हो रहा है? स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है। स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है तो यहाँ से क्या होती है? बहुत सारे डक्ट निकले रहते हैं। उस डक्ट का नाम है हमारा ट्यूबुलाई रेक्टाई। क्या नाम है यहाँ से? ट्यूबुलाई रेक्टाई। ये ट्यूबुलाई रेक्टाई है। ये बहुत सारे ऐसे डक्ट निकले रहते हैं और ये क्या करते हैं? ट्यूबुलाई रेक्टाई यहाँ पर हमारे सेमनीफेरस ट्यूबुल में जब भी स्पर्म का फॉर्मेशन होगा तो वो कहाँ पे लेके जाएंगे? रेटेड टेस्टिस के पास लेके जाएंगे। कहाँ पे लेके जाएंगे? तो यहाँ पे क्या होते हैं? बहुत सारे हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे लगे होते हैं जिनको हम रेटेड टेस्टिस कहते हैं। तो इनका स्ट्रक्चर का नाम क्या है हमारा? रेटेड टेस्टिस नाम है। अब रेटेड टेस्टिस क्या करता है? रेटेड टेस्टिस क्या करता है? ये वास इफ्रेंसिया को क्या करता है? स्पर्म देता है। तो यहाँ पे क्या होते हैं? बहुत सारे एक स्ट्रक्चर निकले होते हैं, इनको हम वास इफ्रेंसिया बोल रहे हैं। इनको मैं क्या नाम बोल दिया? वास इफ्रेंसिया। आप कंफ्यूज ना रहिएगा वास इफ्रेंसिया और वास डिफरेंसिया में, ठीक है। वास इफ्रेंसिया क्या होती है? टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट होती है और जबकि वास डिफरेंस क्या होती है? टेस्टिस के बाहर प्रेजेंट होती है। एक दो और डिफरेंस है। वास इफ्रेंसिया जो होती है वो इमेच्योर स्पर्म का कंडक्शन करती है, जबकि मैच्योर स्पर्म जो होते हैं वो वास डिफरेंस में पाए जाते हैं। तो कन्फ्यूज़न ना रहना। कहोगे यानी सर ये इमेच्योर स्पर्म का कंडक्शन कर? जी हाँ, स्पर्म को स्टोर करती है वो इपिडिडाइमिस। यहाँ से एक स्ट्रक्चर एराइज होती है और ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होती है और इस हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर को मैं क्या नाम देता हूँ? एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस 3 प्रकार के होते हैं। ये क्या होता है? कैपुट एपिडिडाइमिस। इनको मैं क्या नाम देता हूँ? कैपुट एपिडिडाइमिस। फिर अंदर वाले को मैंने बीच वाले को क्या बोला? कॉर्पस एपिडिडाइमिस। क्या नाम बोला? कॉर्पस एपिडिडाइमिस। और नीचे वाले को मैं नाम बोला कॉडा एपिडिडाइमिस, ठीक है। तो इनके 3 पार्ट, एक कैपुट एपिडिडाइमिस, एक कार्पस एपिडिडाइमिस, एक कॉडा एपिडिडाइमिस। कैपुट का मतलब क्या होता है कि ये अपर एपिडिडाइमिस होती है। होता क्या है कि इमेच्योर स्पर्म जो होते हैं वो ट्यूबुलाई रेक्टाई के दौरान वास रेटेड टेस्टिस में आती है। रेटेड टेस्टिस किसको देती है? एपिडिडाइमिस को देती है। एपिडिडाइमिस को कौन देता है? रेटेड टेस्टिस। किसके थ्रू देती है? वास इफ्रेंसिया के थ्रू देती है। हमें ये बात याद रखनी है।
तो एपिडिडाइमिस क्या करती है, ये इमेच्योर स्पर्म को टेम्पररी स्टोर करती है। कब तक स्टोर करेगी, जब तक मैच्योरेशन ना हो जाए। मैच्योरेशन के दौरान क्या होता है कि ये जब स्पर्म मैच्योर होती रहती है तो एपिडिडाइमिस उसको क्या करती है, मैच्योर करती है कुछ समय के लिए, हमेशा के लिए नहीं। अगर हमेशा के लिए करेगी तो एब्जॉर्ब हो जाएगी उसी सेल्स में। तो ये क्या करती हैं, एपिडिडाइमिस आगे चल करके वास डिफरेंस को देती हैं। और डायरेक्ट पूछा गया है क्वेश्चन, वास डिफरेंस कहाँ से निकला होता है, तो ये वास डिफरेंस देख रहे हो आप कहाँ से निकल रहा है, ठीक है, यानी ये कॉर्डा एपिडिडाइमिस से निकली होती है। हमने क्या कहा कि वास डिफरेंस ओरिजिनेट फ्रॉम एपिडिडाइमिस, और अगर करेक्ट आंसर पूछा जाएगा तो वो भी किस प्रकार की एपिडिडाइमिस से, कॉर्डा एपिडिडाइमिस से ये निकली होती हैं। तो इस तरीके से हमारे टेस्टिस के स्ट्रक्चर में आपके देखे हैं। अब बात आती है टेस्टिस के बारे में, कुछ बातें हमें समझनी है, क्या क्या बातें हैं वो समझाते हैं। पहले इतनी बातें चीज़ें लिखते रहो, मैं आगे बताता जा रहा हूँ। देखिए पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, चलिए इसको हम मिटा दें। यहाँ पे एक शब्द लिखा था हमने, स्क्रोटम। क्या लिखा था, स्क्रोटम। देखिए बात बहुत अच्छी बात है, इसके बारे में क्या समझना है वो देखिए। इसमें क्या है कि स्क्रोटम जो होती है एक स्ट्रक्चर होती है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर, जहाँ पे क्या होता है हमारी टेस्टिस प्रेजेंट होती है। टेस्टिस कहाँ पे प्रेजेंट होती है, देखिए ध्यान से। जब कोई भी चिल्ड्रन या चाइल्ड की बर्थ हो रही होती है उससे पहले की प्रक्रिया मैं बता रहा हूँ। होता क्या है कि टेस्टिस जो होती है वो एब्डोमेन में ही प्रेजेंट होती है। बर्थ से पहले की मैं बात बता रहा हूँ। जब बर्थ होने वाला होता है तो टेस्टिस भी बाहर आती है। तो क्या होता है कि टेस्टिस जब बाहर नहीं निकल पाती, उसके लिए भी कंडीशन है। पहले हम इनकी बात करेंगे, स्क्रोटम क्या है। तो क्या लिखेंगे, लोकेशन। अगर हम लोकेशन ऑफ टेस्टिस की बात करें, ठीक है, लोकेशन ऑफ टेस्टिस की बात करें तो टेस्टिस की जो लोकेशन होती है, टेस्टिस आर लोकेटेड इन आउट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। ये एब्डोमिनल कैविटी से, एब्डोमेन से बाहर प्रेजेंट होती है इन अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या नाम देते हैं, स्क्रोटम नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, स्क्रोटम नाम देते हैं। क्योंकि क्या है कि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए हमें जो टेम्परेचर चाहिए वो टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। ध्यान समझिए, फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है, टेम्परेचर रिक्वायर्ड जो है, जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड है वो 34.5 टू 35 डिग्री सेल्सियस। कितना टेम्परेचर की ज़रूरत है, 34.5 टू 35 डिग्री सेल्सियस। और हमारे बॉडी की टेम्परेचर कितनी है बताइए आप ही लोग, बॉडी की टेम्परेचर कितनी है। अगर आपसे कोई पूछे कि बॉडी की टेम्परेचर कितनी है तो आप यही कहते हो कि सर जी लगभग कितनी होती है, 37 डिग्री सेल्सियस। कितनी डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस, ये हमारी बॉडी टेम्परेचर है। और स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए कितनी टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है, 34.5 या 35 डिग्री सेल्सियस। अब बात होती क्या है कि यहाँ पर 37 दिया है बॉडी टेम्परेचर, तो क्या स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए ये पॉसिबल होगी, नहीं। तो यानी क्या होगा कि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए नॉट पॉसिबल। तो विच इज़ नॉट पॉसिबल फॉर, नॉट पॉसिबल फॉर पॉसिबल फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए पॉसिबल नहीं है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए पॉसिबल नहीं है तो कुदरत क्या चाहेगा, कुदरत यही चाहेगा कि हमारे टेस्टिस को बाहर निकाला जाए, बॉडी के बाहर, ठीक है। तो होता क्या है कि जब बर्थ कैनाल होती है, जब बर्थ होती है किसी बच्चे की, तो उस समय क्या होती है, यहाँ पे जो टेस्टिस होती है ना वो इनग्वेनल कैनाल, कौन सी कैनाल, इनग्यूनल कैनाल, ये अब कोर्स में नहीं रहा, ये बात आपको बतानी है, ठीक है। इनग्यूनल कैनाल के ज़रिए क्या होती है, बाहर निकलती है। ये हमें बात बतानी है कि टेस्टिस जो होती है वो बाहर कब निकलती है, बर्थ के दौरान। और उसी के लिए एक हमें नोट डाल करके याद रखना है। नोट क्या लिखना है, रिमार्क में, ठीक है। रिमार्क में हमें ये बात याद रखनी है, कभी कभी क्या होता है कि टेस्टिस बाहर नहीं निकल पाता, वो एक बीमारी है, ठीक है।
जब कोई भी चाइल्ड बर्थ हो रही होती है तो कुछ उस दौरान क्या होता है, टेस्टिस बाहर नहीं निकल पाता। तो इस टेस्टिस बाहर नहीं निकल पाता तो उसके लिए एक बीमारी है, उस बीमारी का नाम हमें याद रखना है क्रिप्टो ऑर्किडिज्म। क्रिप्टो ऑर्किडिज्म, ठीक है। क्या याद रखना है, क्रिप्टो ऑर्किडिज्म। इसमें क्या होता है क्रिप्टो ऑर्किडिज्म में, फेल्योर ऑफ डिसेंडिंग ऑफ टेस्टिस इन स्क्रोटम, ठीक है। तो क्रिप्टो ऑर्किडिज्म क्या है कि एक प्रकार की ऐसी बीमारी है जिसके दौरान हमारी जो टेस्टिस होती है वो हमारे स्क्रोटम में बाहर नहीं निकल पाती, तो उसको मैं क्या कहूँगा, स्क्रोटम कहूँगा, ठीक है। स्क्रोटम में एक बीमारी है। अब होता क्या है कि इसके लिए एक इलाज भी है, बीमारी है तो इलाज तो ज़रूरी है ना। इलाज क्या है, इलाज क्या है कि उनके लिए एक सर्जरी की जाती है, उस सर्जरी का नाम है आर्कियोपेक्सी। क्या याद रखना है हमें, आर्कियोपेक्सी। आर्कियोपेक्सी के दौरान क्या होता है कि डॉक्टर वगैरह सर्जरी करते हैं और सर्जरी के दौरान क्या होता है, हमारी टेस्टिस को हमारे एब्डोमिनल से बाहर निकालते हैं। तो इनमें क्या है कि ये तो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए पॉसिबल नहीं था टेम्परेचर 37, तो हमने क्या किया, हमारी टेस्टिस बाहर आ गई। तो आपके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा है कि सर आपने तो अंदर की टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए टेस्टिस को बाहर निकाल दिया, जो ठंडी बरसात गर्मी हमारे इन्वायरमेंट में पड़ रही है उसको कौन रोकेगा। इन्वायरमेंट में भी तो टेम्परेचर कभी कभी 0 पहुंच जा रहा है, कभी कभी 50 डिग्री सेल्सियस पहुंच जा रही है, उसको कौन रोके, उसके लिए भी क्वेश्चन है। तो होता क्या है कि हमारे स्क्रोटम के पास 2 प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, 2 प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। मैं एक सेल्स यहाँ पे बना दे रहा हूँ, सेल्स ना कह करके मसल सेल कह लो, ठीक है। सेल्स तो एक ही होंगे ना, ये 2 प्रकार की मसल्स मैंने बताई। ये वाली जो मसल्स हैं, एक का नाम है क्रीमेस्टर मसल्स। क्या नाम है, एक का नाम क्रीमेस्टर मसल्स, और दूसरे का नाम क्या है, दूसरे वाले का नाम मैं बता दूं, इसको हम डॉर्टस मसल्स बोलते हैं। क्या नाम बोलते हैं, डॉर्टल मसल्स। डॉर्टस का मसल्स और क्रीमेस्टर मसल्स, दोनों मसल्स मिल करके ये थर्मो रेगुलेशन का काम करती हैं। किसका काम करती हैं, थर्मो रेगुलेशन। तो स्क्रोटम के पास क्या होता है, थर्मो रेगुलेटरी मसल्स पाई जाती हैं। केमिस्ट्री वाले सर अच्छे से बताएंगे आपको थर्मो रेगुलेशन किसे कहते हैं, ठीक है। थर्मो रेगुलेटरी मसल्स कहोगे, ये थर्मो रेगुलेटरी मसल्स क्या करती हैं, ये हमारे टेम्परेचर को रेगुलेट करती है। ये दोनों मिल करके, ऐसा नहीं है कि किसी एक का काम है, दोनों मिल करके क्या करती हैं, थर्मो रेगुलेशन का काम। जैसे आपने कभी भी नोटिस किया होगा कि ठंडी के दिनों में हमारी जो स्क्रोटम होती है वो उनके अंदर थोड़ी सी टाइटनेस आ जाती है। तो इनमें क्या है कि ये दोनों मसल्स मिल करके क्या करती हैं, जब हमारे यहाँ बॉडी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर हमारे इन्वायरमेंट का हो, जैसे बॉडी का टेम्परेचर 37 है, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर मान चलो 5 है, 6 है या फिर 12 है, इनसे कम है, तो उस दौरान क्या होती है, हमारी जो ये मसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्शन हो जाती हैं। तो हमारी जो मसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, तो ये थर्मो रेगुलेशन में होती हैं। और ऐसे ही गर्मी के दिनों में देखोगे आप, हमारे टेस्टिस में जो हमारे स्क्रोटम मसल्स होती हैं वो ढीले पड़ जाते हैं। तो ये दोनों मसल्स मिल करके क्या करती हैं, थर्मो रेगुलेटरी मसल्स में काम आ रही हैं। तो ये हमें बात याद रखनी है, ठीक है। एक डॉर्टस मसल्स और एक क्रीमेस्टर मसल्स, ये बात हमें दोनों, ये बीमारी हमें याद रखनी है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, और पेयर में ये पाए जा रहे हैं। टेस्टिकुलर लोब्यूल की संख्या याद रखनी है, सारी चीज़ें एक एक पॉइंट याद रखनी है। अब बात आती है कि इनके अंदर की एक स्ट्रक्चर मैं बताना चाह रहा हूँ टेस्टिकुलर लोब्यूल के बारे में। तो टेस्टिकुलर लोब्यूल के बारे में क्या करना, तो ये डायग्राम आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। और इतने में हो नहीं पा रहा है, बोर्ड हमारा छोटा है, कोशिश करेंगे बड़ा बोर्ड आने का। और ये आप डायग्राम बनाते रहिए, ये मिटा दे रहे हैं। हमें किसके बारे में बताना है, एक हमारे टेस्टिकुलर लोब्यूल के बारे में बताना है, ठीक है। तो अब देखिए टेस्टिकुलर लोब्यूल क्या है। आपको केवल 2 ही चीज़ बतानी है टेस्टिकुलर लोब्यूल में, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। देखिए
हमने क्या कहा कि अगर मैं टेस्टिकुलर लोब्यूल की मैं बात करूं, अगर मैं टेस्टिकुलर लोब्यूल की मैं बात करूं तो टेस्टिकुलर लोब्यूल की संख्या मैंने क्या बताया था, 250 to 300। और अंडरलाइन किसको करूंगा, 250 को। लगातार मैं बार बार प्रेशर कर रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है कि कहीं कहीं आपने देखने को मिलेगा ये 200 to 250, आपको याद ये भी करना है। लेकिन अंडरलाइन किसको करेंगे हम, 250 को, क्योंकि आंसर में ये आया है हर बार के आंसर में। लेकिन कभी भी इन्होंने 250 एग्जैक्ट लिखा नहीं है। तो इनकी संख्या कितनी हमने बताई, 250 to 300। अगर मैं एक टेस्टिस का स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया, और टेस्टिस के स्ट्रक्चर में हमने क्या कहा कि एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बारे में हमें बतानी है, टेस्टिकुलर लोब्यूल के बारे में। तो ये हम मान चलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का बनाया था ना। अब एक को ले लो, एक में क्या होता है कि इनके पास क्या होते हैं कि दो प्रकार के सेल्स पाए जाते हैं ना, वो सेल्स के बारे में हमें बताना है। इनके पास क्या होता है कि 1 to 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल पाए जाते हैं। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में क्या होता है, देखिए ध्यान से, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल क्या है, साइट फॉर फर्टिलाइजेशन, साइट फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। इतना जल्दबाजी लगी हुई है ना फर्टिलाइजेशन की। तो साइट फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, हम भी चाह रहे हैं लड्डू जल्दी जल्दी खाएं, ठीक है। तो साइट फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। अब बात आती है कि स्पर्मेटोजेनेसिस होगी कैसे। तो देखिए ध्यान से, अब स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया में डिटेल में बताऊंगा, उससे पहले मैं कुछ बातें बताना चाह रहा हूँ। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में क्या होती है, दो प्रकार के सेल्स पाई जाती हैं। कितने प्रकार की, दो प्रकार के सेल्स पाई जाती हैं। एक क्या होती है कि जर्मिनल एपिथेलियम पाई जाती है, एक जर्मिनल एपिथेलियम पाई जाती है, और दूसरा क्या होता है, सर्टोली सेल्स पाई जाती है। एक जर्मिनल एपिथेलियम, दूसरा सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स को हम कहीं कहीं पे सस्टेंटाकुलर सेल्स भी बोलते हैं। क्या नाम बोलते हैं, सस्टेंटाकुलर सेल्स भी बोलते हैं, और इन्हीं को नर्स सेल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नर्स सेल्स भी कहते हैं। ये जर्मिनल एपिथेलियम क्या करता है, ये जर्म सेल्स बनाता है। क्या बनाता है, जर्म सेल्स बनाता है। और ये जर्म सेल्स को क्या करती हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं। क्या प्रोवाइड करती हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड कर रही हैं। तो मैं क्या लिखा, प्रोवाइड नरिशमेंट, ठीक है। तो जर्मिनल एपिथेलियम और सर्टोली सेल्स दोनों मिलकर के क्या कर रही हैं, एक जर्म सेल्स बना रही हैं, यानी मेल गैमेट बनाएंगे, यानी स्पर्म बनाएंगे। जर्म सेल्स हमारे में क्या है, स्पर्म है। और स्पर्म को नरिशमेंट का करने का कौन करता है काम, सर्टोली सेल्स करती हैं। जैसे ये हमारे सर्टोली सेल्स ऐसे प्रेजेंट रहती हैं, आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। सर्टोली सेल्स क्या करती हैं कि उनके अंदर ये जो स्पर्म का हेड है, स्पर्म का हेड है वो इन्वेजिनेट रहता है। आपके डायग्राम में एनसीईआरटी में एक डायग्राम बनाया गया होगा, उसमें क्या होगा कि एक ऐसे सेल्स बनाई होंगी और उनके अंदर स्पर्म ऐसे ऐसे धसे होंगे। तो मैं डायरेक्टली ये कह सकता हूँ क्या कि स्पर्म हेड आर इन्वेजिनेटेड इन सर्टोली सेल्स। ये सर्टोली सेल्स के क्या करते हैं, सेल्स में अटैच्ड होते हैं ना, इन्वेजिनेट होते हैं। ये तो हमारा दो प्रकार का सेल्स हो गया। अब होता क्या है कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बीच बीच में हमारा पास ये हमारा सर्टोली सेल्स है। अब ये हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का। अब इनके बीच में गैप दिख रही ना हमें, इस गैप को मैं नाम देता हूँ इंटरस्टिशियल गैप। क्या नाम देता हूँ, इंटरस्टिशियल। अब मैं इनको क्या कर रहा हूँ, मिटा दे रहा हूँ। अब देखो इंटरस्टिशियल सेल्स क्या करती हैं, हमने क्या कहा कि द स्पेस बिटवीन द टू सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। हमने क्या कहा, स्पेस बिटवीन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। स्पेस बिटवीन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को मैंने क्या नाम दिया, स्पेस बिटवीन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल।
इसको मैं क्या नाम देता हूँ, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को इंटरस्टिशियल स्पेस नाम देता हूँ, ठीक है। और इनके पास इंटरस्टिशियल सेल्स के पास क्या होती है, स्पेस के पास हैज़ स्पेशलाइज्ड सेल्स। इनके पास क्या होती है, हैज़ स्पेशलाइज्ड सेल। उस स्पेशलाइज्ड सेल्स का नाम है लेडिक सेल। क्या नाम है, लेडिक सेल्स। ये लेडिक सेल्स क्या करती है, ये लेडिक सेल्स आगे चल कर के सिक्रीट करती है हार्मोन का, सिक्रीट हार्मोन, और उस हार्मोन का नाम है हमारा मेल ग्रोथ हार्मोन। क्या नाम है, मेल ग्रोथ हार्मोन नाम है। और इस मेल ग्रोथ हार्मोन का नाम क्या है, एंड्रोजन। क्या नाम है, ये एंड्रोजन। यानी क्या है, हमें ये याद रखना है, इंटरस्टिशियल स्पेस के पास एक स्पेशलाइज्ड सेल्स पाई जाती है और उस स्पेशलाइज्ड सेल का नाम है लेडिक सेल्स, या इनको इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोलते हैं, ठीक है। इनको हम इंटरस्टिशियल सेल भी कहते हैं, ठीक है। लेडिक सेल्स को ये क्या करती है, हार्मोन सिक्रेट करती है, और इस हार्मोन का नाम क्या है, मेल ग्रोथ हार्मोन का एंड्रोजन। एंड्रोजन क्या करता है, एंड्रोजन क्या करता है, ये एंड्रोजन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। ये बात मैं बता चुका हूँ, प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर किसे कहते हैं ना। तो ये जो हमारे अंदर दाढ़ी मूछे जवानी आ रही है, वो किसके लिए आ रही है, कौन रिस्पॉन्सिबल है, एंड्रोजन रिस्पॉन्सिबल है। यानी आप जितने भी बदतमीजी कर रहे हो, इनका दोष है ना, अब कोई रोक नहीं सकता इनको ना। तो यानी ये क्या है कि ये हमारा टेस्टिकुलर लोब्यूल है। टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर हमने बता दिया सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की संख्या कितनी बताई थी, 1 to 3। और इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बीच में स्पेस पाई जाती है, उस स्पेस का नाम क्या है, हमारे लेडिक सेल्स नाम है। लेडिक सेल्स क्या करती है, हार्मोन सिक्रेट करती है, और उस हार्मोन को नाम क्या देते हैं हम, मेल ग्रोथ हार्मोन। और ये मेल ग्रोथ हार्मोन को एंड्रोजन कहते हैं, जो कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। तो ये क्या करती हैं, आगे चल करके हमें ये आगे बताना है कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में क्या क्या चीज़ें पाई जा रही हैं। तो यहाँ पे आप लोग आई होप ये सब नोट डाउन करते रहेंगे आराम आराम से। एंड्रोजन को हम क्या नाम देते हैं, टेस्टोस्टेरोन का भी नाम देते हैं, कहीं कहीं पे क्या लिखते हैं, टेस्टोस्टेरोन नाम रखते हैं ना। ये सारी चीज़ें किसके अंदर की बात बता रहा हूँ मैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर के स्पेस की बात बता रहा हूँ। हमने क्या बताया था, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर सेल्स भी पाई जाती है, इंटरस्टिशियल सेल। अब इनके अलावा मैं बात करता हूँ सर्टोली सेल्स के बारे में। देखिए सर्टोली सेल्स का कुछ काम और है, सर्टोली सेल्स का कुछ और काम है, एनसीईआरटी ने नहीं लिखा है, हम कुछ उनका नाम बताने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आपको समझ में आएगा ज़रूर। सर्टोली सेल्स क्या करती हैं, ये हार्मोन सिक्रेट करती हैं, दो क्या करती हैं, दो हार्मोन सिक्रेट करती हैं। एक का नाम है ABP। क्या नाम है, ABP। ABP का मतलब क्या है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है। और दूसरे का नाम है इनहिबिन, ठीक है। ये भी प्रोटीन ही है, ABP भी प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का मतलब क्या होता है कि ये किसी भी हार्मोन से बाइंड करती हैं। केमिकल सब्सटेंस, हार्मोन क्या है, एक प्रकार केमिकल सब्सटेंस एंजाइम है। तो ये क्या करती है, प्रोटीन है, ये हमारे हार्मोन से बाइंड करती हैं और उनके काम को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। तो यानी मैं क्या लिख रहा हूँ, इट बाइंड्स विद एंड्रोजन एंड कॉम्प्लीमेंट टू इट्स फंक्शन। ये जो काम कर रही हैं, इनके फंक्शन को क्या करती हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं। यानी हमारे अंदर जितने भी ओवर एक्टिविटीज़ आपको दिख रही हैं, एक्साइटमेंट दिख रही हैं,
वो सब का सब खेल कौन करा रहा है? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन काम कर रही हैं। अगर ये बहुत ही अच्छे से खुशहाली ज़िंदगी से काम करते रहती हैं, बहुत ओवर एक्ट करने लगती हैं, तो ये इनहिबिन क्या करती है? ये इनहिबिट करती है, रोकने की कोशिश करते हैं भाई बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। कभी कभी जैसे हम लोग बहुत बार अपने समय में क्या करते हैं, बहुत सारी ऐसी गलत काम कर देते हैं, तो घर वाले कहते हैं कि चलो अभी बच्चा है, बड़ा हो रहा है, ऐसी नादानियाँ करेगा। लेकिन क्या है कि ये कौन करा रहा है? एंड्रोजन करा रहा है। लेकिन अगर ज़्यादा हो जाता है तो उसके लिए इनहिबिन भी है। तो ये क्या करती है? ये इट इनहिबिट, क्या करती है? ये इनहिबिट कर रही है, इनहिबिट्स द फंक्शन ऑफ ओवर एक्टिविटी फंक्शन ना, ओवर एक्टिविटी ज़्यादा हो गया तो ना, ओवर एक्टिविटी ऑफ एंड्रोजन। ये एंड्रोजन के ओवर एक्टिविटी को क्या करती है? बाइंड कर, इनहिबिट करती है। तो दोनों फंक्शन हमें सर्टोली सेल्स के याद होने चाहिए। ये दो प्रकार के हार्मोन सिक्रेट करती हैं। हमारे पास क्या बच रहा है अब नेक्स्ट? अब हमारे पास एसेसरी ग्लैंड बच रहे हैं। क्या बच रहे हैं? एसेसरी ग्लैंड। अब एसेसरी ग्लैंड के बारे में हमें बताना है, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया है, आगे हमें क्या करना है? एसेसरी ग्लैंड स्टार्ट करते हैं। इससे पहले क्या होता है कि इनके बारे में जितने भी हैं हम ओवरऑल फिर से बताते चले जाएं ना। देखिए आपको क्या करना क्या है, इतनी बातें तो हमने बता दी थी ना। अब हमें क्या करना है कि स्पर्म का फॉर्मेशन तो हो रहा है डेली हमारे यहाँ ह्यूमन बींग्स में जो होते हैं 120 मिलियन। हमने क्या कहा? नोट डाल करके हमें याद रखना है। नोट डाल करके ये बातें याद रख लीजिए। इन ह्यूमन बींग्स 120 मिलियन sperm are formed डेली, ठीक है। डेली इतने स्पर्म बनते हैं। कौन से जी? डेली इतने बनते हैं, लेकिन पता नहीं चलता हमें। तो होता क्या है कि डेली स्पर्म बन भी रहे हैं और डेली ख़त्म भी हो रहे हैं, क्योंकि ये क्या है, रुडोल्फ वर्चो ने पहले ही बार बता दिया था कि ऑल सेल्स आर राइजिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो ये बात हमें याद रखनी है। नए सेल्स बनते रहते हैं, पुराने एब्जॉर्ब होते रहते बॉडी में ही। तो ये क्या है कि ये बातें हमें याद रखनी है, नोट डाल करके। इन ह्यूमन बींग्स 120 मिलियन स्पर्म आर फॉर्म डेली। अब बात आती है क्या कि स्पर्म का फॉर्मेशन तो हो गया, अभी टेस्टिस का अभी तक हम पढ़ रहे थे। अब टेस्टिस से क्या होता है कि एपिडिडाइमिस एराइज होता है ना। तो टेस्टिस प्लस एपिडिडाइमिस, दूसरा नोट देखिए, पहला नोट डाल दिया। हमने क्या कहा? ये जो टेस्टिस है, टेस्टिस के साथ साथ अगर एपिडिडाइमिस भी आ रहा है तो उसको हम एक नाम देते हैं टेस्टिकल। क्या नाम देते हैं? टेस्टिकल। ये बात हमें ये भी याद रखना है। टेस्टिस एलॉन्ग विद एपिडिडाइमिस इज कॉल्ड एज टेस्टिकल, या फिर मैं दूसरे नाम से और लिख सकता हूँ, टेस्टिस एलॉन्ग विद एपिडिडाइमिस आर कलेक्टिवली कॉल्ड, ठीक है। तो दोनों को मिला करके मैं टेस्टिकल नाम देता हूँ। तो टेस्टिस पेयर में पाए जाते हैं, ये तो बातचीत हो गई थी ना। अब ये तो टेस्टिस के बारे में हमने बता दिया, ये भी नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब देखिए ध्यान से, हमें करना क्या है कि ये स्ट्रक्चर बनाने से पहले अब मेल एसेसरी ग्लैंड हमें पढ़ाना है। उससे पहले हमारे कुछ टॉपिक्स बच जा रहे हैं ना, एक तरफ से एक तरफ सुनते जाओ। पहला हमारा बच रहा था एपिडिडाइमिस के बारे में। तो आपने कहा कि सर जी एपिडिडाइमिस आपने पढ़ा दिया है इंट्रोडक्शन में ही ना। इंट्रोडक्शन में नहीं, जब मैंने डायग्राम बनाया था तो हमने बताया था कि टेस्टिस के चारों तरफ से यहाँ से कुछ ऐसे स्ट्रक्चर लगे होते हैं जिसको हमें क्या नाम दिया था? एपिडिडाइमिस। हमने क्या कहा? ये हमारा कैसा? कैपुट एपिडिडाइमिस। कैसा है? कैपुट एपिडिडाइमिस है। दूसरा ये क्या है? कॉर्पस एपिडिडाइमिस है, ठीक है। उस समय जब मैं बताया हूँगा आपको तो बहुत ही आपको समझ में नहीं आएगा, हौच पौच हो गया होगा। इस दौरान देख लीजिए, ये हमारा क्या है? कॉर्डा है ना। तो एपिडिडाइमिस कितने? 3। कौन कौन से? कैपुट, कॉर्पस एंड कॉर्डा एपिडिडाइमिस।
अब ये तीनों मिला करके करते क्या हैं? एपिडिडाइमिस का काम क्या है? ये टेम्पररली स्टोर करते हैं। क्या करते हैं? टेम्पररली स्टोर्ड करते हैं। किसको? स्पर्म को। और कब तक? टिल मैच्योरिटी। जब तक मैच्योर नहीं हो जाते तब तक क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। जब भी मैच्योर हो जाएंगे तो ये किसको ट्रांसफ़र कर देंगे? हमारे वास डिफरेंस को। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं बात आती है। और दूसरी बात आती है हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है। दूसरा पॉइंट क्या आता है? ये हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है। दो ही चीज़ें बतानी है हमें। ठीक है, तो ये हमारा एपिडिडाइमिस हो गया। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है कि एपिडिडाइमिस के बाद हमारा वास डिफरेंस आता है। देखिए वास डिफरेंस के बारे में क्या करना। वास डिफरेंस क्या करता है? ये हमारे एपिडिडाइमिस ये हमने बनाया और ये हमारा स्ट्रक्चर है। ठीक है, वास डिफरेंस यहाँ से राइज हो रहा है ना, यहाँ से राइज हो रहा है, इसको मैं वास डिफरेंस बोला था। वास डिफरेंस में हमें क्या करना है? ये बात ध्यान दीजिए। ये क्या करता है? ये ट्रांसपोर्ट करता है किसका? मैच्योर स्पर्म का, और स्टोर भी कर रहा है कुछ समय के लिए। तो ये क्या कर रहा है? स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मैच्योर स्पर्म। हमने क्या कहा? स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मैच्योर स्पर्म। ये मैच्योर स्पर्म का स्टोर भी कर रहा है और ट्रांसपोर्ट भी कर रहा है। और ट्रांसपोर्ट होकर के कहाँ लेके जा रहा है? ये पहुँचा रहा है। ये क्या कर रहा है? ये ट्रांसपोर्ट करके कहाँ लेके जा रहा है? यूरिनरी ब्लैडर में। कहाँ पे? यूरिनरी ब्लैडर में। और ये ले जा करके, जैसे समझिए बात को, ये क्या करता है? ये हमारे यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा को देता है। तो ये यूरिनरी ब्लैडर से आकर के इधर से वास डिफरेंस आ रहे हैं हमारे। ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर है। यहाँ से एक कॉमन पैसेज बना देता है जिसको हम नाम देते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। क्या है? इजैकुलेटरी डक्ट। देखिए ध्यान से, इजैकुलेटरी डक्ट कैसे बनता है? जब हमारा ये वास डिफरेंस, हमने क्या कहा? जब हमारा ये वास डिफरेंस हमारे इजैकुलेटरी डक्ट यानी यूरिनरी ब्लैडर से कंबाइंड होगा तो इजैकुलेटरी डक्ट बनाएगा। किससे बनाएगा कंबाइंड होकर के? यूरिनरी ब्लैडर से। यूरिनरी ब्लैडर से बनाएगा तो आगे चल करके ये क्या बनाएगा? इजैकुलेटरी डक्ट बनाएगा। और ये इजैकुलेटरी डक्ट जो होते हैं ना, ये ओपन होते हैं यूरेथ्रा में। किस में ओपन होते हैं? यूरेथ्रा में। अब आगे हमें यूरेथ्रा भी बताना होगा। यूरेथ्रा के बारे में देखिए ध्यान से, दो बातें हमें समझनी है। यूरेथ्रा क्या है? ये कॉमन पैसेज है। क्या है? कॉमन पैसेज है। किसके लिए? आपने देखा होगा कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से पहले क्लास 11th में यूरेथ्रा के बारे में बताया है कि इट इज़ अ पैसेज फॉर यूरिन। उस समय हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में जानते भी नहीं थे। तो एनसीईआरटी ने क्या लिखा था और यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया है? यूरेथ्रा के बारे में क्या लिखा है? यूरेथ्रा के बारे में एक बात लिखी है। हम हर बात यूरेथ्रा की नहीं बताएंगे, पेनाइल यूरेथ्रा, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, ये सब नहीं बताएंगे, केवल यूरेथ्रा के बारे में बता रहे हैं। यूरेथ्रा के बारे में क्या बताया है? इट इज़ अ कॉमन पैसेज। क्या बोला है? कॉमन पैसेज, कॉमन पैसेज फॉर यूरिन एज वेल एज सीमेन। ये सीमेन और यूरिन दोनों के लिए कॉमन पैसेज है। ये आगे चल करके क्या होती है? यूरेथ्रा हमारी कुछ इस तरीके की होती हैं, ऐसे हो निकल जाती है ना। यहाँ पे एक ओपन होती है। एनसीईआरटी ने इनके बारे में भी लिखा है। इनको हमने नाम बोला है यूरेथ्रल मीटस। क्या बोला है? यूरेथ्रल मीटस। तो यानी क्या है? यूरेथ्रा एंड्स विद अ ओपनिंग कॉल्ड यूरेथ्रल मीटस। मीटस वर्ड क्या मतलब क्या होता है? ध्यान समझिए। अगर आपको कहीं पे मीटस वर्ड दिखे, आपने एक जगह और मीटस पढ़ा होगा, ऑडिटरी कैनाल में पढ़ा होगा, या ऑडिटरी मीटस के बारे में हमने बताया है। मीटस वर्ड का मतलब ये होता है
कि ऐसी ओपनिंग जिसकी एक एंड तो दिखे कि ओपन है, दूसरे एंड का पता नहीं चले कि ओपन है या नहीं है, ब्लाइंड एंड जिसे कहते हैं। तो मीटर्स में क्या है, ये ओपनिंग तो हमें दिख रही है ना, यहाँ पे ओपन है, ये दूसरी जो एंड पे ओपन है या नहीं है वो नहीं दिख पा रही ना हमें, तो उसके लिए हम वर्ड लगाते हैं मीटस वर्ड। तो हमने यहाँ पे यूरेथ्रल मीटस बोल दिया है। एनसीईआरटी ने इतनी ही बातें लिखी हैं। फिर उसके बाद यूरेथ्रा के बाद आता है हमारा मेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया। मेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया के बारे में देखते हैं। देखिए डायग्राम आपको साफ साफ देखना चाहिए। हमें क्या करना है, मेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया। ठीक है, या उसी को हम नाम देते हैं कॉपलेटरी ऑर्गन। मेन कॉपलेटरी ऑर्गन है ये, क्या है, कॉपलेटरी ऑर्गन है। ठीक है, या इसी को हम पेनिस बोले हैं। हम क्या नाम देते हैं, पेनिस वर्ड दे दे। देखिए पेनिस का डायग्राम देखिए। पेनिस का डायग्राम क्या है, एक बीचों बीच क्या गई है, एक यूरेथ्रा की लाइन गई है। तो कहोगे सर जी हाँ यूरेथ्रा की लाइन हमने बना दिया। दूसरा डायग्राम क्या है, दूसरा डायग्राम एक यहाँ से लाइन गई है और ये आगे चल करके ये ऐसे बल्ज आउट हो जा रही है ना, ऐसे ओपन हो जा रही है। अब ये ओपनिंग जो हो रही है कुछ इस तरीके की, और ये लाइनिंग ऐसे चलती जाएगी। ठीक है, फिर हमने ये देखा कि यहाँ पर एक लेयर बनी हुई है यहाँ पे, और एक यहाँ पर। ठीक है, और एक लेयर हमारे यहाँ पे बनी हुई है। अब देखिए ध्यान से क्या है कि यहाँ पर जो लेयर बनी हुई है, हमें इन दोनों को मिलाकर एक शब्द बोला गया है, कार्पोरा कैवर्नोसा। ठीक है, और नीचे वाली लेयर को हमने बोला है कार्पोरा स्पॉन्जियोसा। कार्पोरा स्पॉन्जियोसा। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि ये हमारा यूरेथ्रा जा रहा है, ये हमारा क्या जा रहा है, यूरेथ्रा जा रहा है। ठीक है, इनको हम यूरेथ्रल मीटस बोले हैं, इनको हम क्या नाम बोले हैं, यूरेथ्रल मीटस बोले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक ऐसी लाइनें खींची जा रही है ना, आपको याद रखना है। अब ये क्या करते हैं कि यहाँ पे छोटे छोटे वाइट कलर के फैटी सेबेसियस ग्लैंड होते हैं, आपको हम बता देंगे अभी। कार्पोरा कैवर्नोसा की संख्या कितनी होती है, देखिए एनसीईआरटी में क्या है, ये जो फीमेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया है ये रिट्रैक्टाइल टिश्यूज़ की बनी होती है। किसकी बनी होती है, रिट्रैक्टाइल, इरेक्टाइल नहीं मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, ये एक प्रकार इरेक्टाइल भी बोल सकते हैं। ये क्या है, रिट्रैक्टाइल टिश्यूज़ की बनी होती हैं। ये हमें बात याद रखना है, कैवर्नोसा की संख्या कितनी होती है, 2 पाई जाती हैं, और स्पॉन्जियोसा की संख्या कितनी होती है, 1। इनकी संख्या कितनी, 1, और इनकी संख्या 2। कैवर्नोसा जो होती है वो हमेशा हमारे कैसे होती हैं, दोनों तरफ पाई जा रही हैं, डॉर्सल साइड में भी, वेंट्रल साइड में भी। ठीक है, तो ये डॉर्सल साइड में लोकेटेड होती हैं, डॉर्सली लोकेटेड होती हैं, और ये कैसी होती हैं, वेंट्रली लोकेटेड होती हैं। ठीक है, अब हमें ये क्या याद रखना है कि हमारे पास क्या होती हैं कि ये आगे चल कर के जो पेनिस होती है एक बल्ज फॉर्म में फूल जाती है, उसको हम नाम देते हैं ग्लांस पेनिस। हम इनको क्या नाम देते हैं, ग्लांस पेनिस। अब ये आगे चल करके क्या करते हैं, इनके ऊपर एक स्किन लगी होती है। ठीक है, इनके पास एक स्किन होती है जिसको हम नाम देते हैं फोर स्किन। क्या नाम देते हैं, फोर स्किन नाम देते हैं। फोर स्किन का एक नाम और है, प्रीपियूस भी बोलते हैं इनको हम। क्या नाम बोलते हैं, प्रीपियूस भी बोलते हैं। और इनके आगे क्या होती है कि यहाँ पर इस वाली जो ग्लैंड का नाम है
इस ग्लैंड का नाम है टाइसेंस ग्लैंड। सॉरी, सिलेबस में नहीं है ये सब चीज़ें, ठीक है। टाइसेंस ग्लैंड, टाइसेंस ग्लैंड क्या करती है, ये एक सेबेसियस ग्लैंड सिक्रेट करती है जिसका नाम है स्मैग्मा। आप कभी भी देखे होंगे कि अगर हम अपने फोर स्किन को खोल करके देखेंगे तो एक वाइट वाइट कलर के क्या होते हैं हमारे पेनिस के अंदर चिपके रहते हैं, वो स्मैग्मा कहलाती हैं। वाइटिस कलर की होती है, जो कि हार्मोन्स जो होती हैं वो टाइसेंस ग्लैंड वो सिक्रेट करती हैं स्मैग्मा का। ये लुब्रिकेशन में मदद करते हैं, ठीक है। तो ये हमें फोर स्किन की याद रखनी है। होता क्या है कि कभी कभी बहुत लोग क्या करते हैं कि ये फोर स्किन को सर्जिकली रिमूव कर दिए जाते हैं, और ये सर्जिकली रिमूवल ऑफ जो फोर स्किन है, ठीक है, रिमूवल ऑफ फोर स्किन, ठीक है। फोर स्किन को अगर हम रिमूव कर देते, कभी कभी होता है नहीं, कभी कभी ये धार्मिक होते हैं, तो धार्मिक में क्या होता है ये रिमूव कर लिए जाते हैं फोर स्किन। वो उस फोर स्किन को रिमूव करने के लिए एक शब्द दिया जाता है सर्कमसीजन। क्या नाम याद रखना है, सर्कमसीजन, ठीक है। फोर स्किन को हटा दिया जाता है। तो ये हमें बात याद रखनी है टाइसेंस ग्लैंड के बारे में। फोर स्किन को बताया हमने, इनके बारे में, ग्लांस पेनिस के बारे में। पेनिस हमारे दो स्ट्रक्चर से मिलकर के बने होते हैं, रिट्रैक्टाइल टिश्यूज़ की बनी होती हैं, और उस रिट्रैक्टाइल टिश्यू का नाम क्या है, कार्पोरा कैवर्नोसा, कार्पोरा स्पॉन्जियोसा। कार्पोरा कैवर्नोसा कवर किए रहती है दोनों तरफ से, स्पॉन्जियोसा केवल वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होती हैं। ये दोनों मिलकर के हमें क्या करती हैं, पेनिस का स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें अच्छी लगी होंगी। हमें लास्ट टॉपिक हमारे लिए क्या बचता है, एसेसरी ग्लैंड बचती है। क्या बचती है, एसेसरी ग्लैंड। एसेसरी ग्लैंड को हम कल अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए चलते हैं, टाटा बाय बाय। और मन लगा कर पढ़िए आप लोग, ऐसे ही हम सिलसिला हमारा और आपका चलता रहेगा। धन्यवाद।